हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैरियर फाउंडेशन। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों ने लास्ट लाइव क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टार्ट किया था। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मांग की लोच। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिकली मांग की लोच बोलने का मतलब क्या है। मांग की लोच जो है ये एक प्रतिशीलता को बता रहा है, रिस्पॉन्स को बता रहा है कि किसी भी फैक्टर में जब चेंज आएगा तो उसके वजह से कोई भी वस्तु का क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। क्लियर है ना। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो इलास्टिसिटी है वो तीन तरह का हो सकता है, क्योंकि मेजर तीन फैक्टर है जो किसी भी वस्तु के मांग को अफेक्ट करता है। पहला क्या है, उस वस्तु के स्वयं का मूल्य। दूसरा क्या है, उससे संबंधित वस्तु का मूल्य। और तीसरा क्या है, एक पर्सन का आय जो है उससे क्वांटिटी डिमांड भी इफेक्ट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इलास्टिसिटी तीन तरह का हो सकता है। एक प्राइस इलास्टिसिटी, एक इनकम इलास्टिसिटी और एक क्रॉस इलास्टिसिटी। तीनों इलास्टिसिटी का काम एक चीज है। काम क्या है, वो मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा, मेजर करेगा कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। बट अंतर क्या है, अंतर है कि डिमांड में चेंज किस वजह से आ रहा है, वो तीनों में अलग अलग होगा। अगर आप बोल रहे हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज तो आ रहा है, बट किस वजह से आ रहा है, प्राइस में चेंज आने की वजह से। अगर हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, आय की लोच अगर हम बोल रहे हैं, तो मेजर सेम चीज करना है कि किसी भी वस्तु का डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। बट वो जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, कि पर्सन का जो इनकम है, आय है, वो बढ़ गया है या घट गया है। उसी तरह क्रॉस इलास्टिसिटी बोलने का मतलब मेजर सेम चीज करेगा। क्या मेजर करेगा, कि किसी भी वस्तु के डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। और ये कब होगा, जब उससे संबंधित वस्तु का प्राइस जो है वो चेंज होगा। क्लियर है ना। तो आज इससे संबंधित एक लाइव क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं, जहां पे हमने बहुत चीजें आपको मैथमेटिकली वहां पे समझाने का प्रयास किया। और एक क्लास में करूंगा जहां पे आपको मैथ जो रिलेटेड है इसमें, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना। बट आज क्या करते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। और जरूरी ये है कि आप उस लाइव क्लास को भी देखिए, इसको भी देखिए, और इससे संबंधित जो एक और क्लास होगा, क्योंकि हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना कम्प्लीमेंट्री गुड पूरक, तो वो जो पहला क्लास है और एक और जो क्लास लेंगे जो आपको जल्द ही मिलेगा, तो वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करेगा। क्लियर है ना। तो ध्यान से उसको देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आज एक बार पढ़ते हैं, जो हमने लाइव क्लास में पढ़ा है उसको जल्दी से पढ़ के कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। लोच शब्द का तात्पर्य लचीलापन या प्रतिक्रियाशीलता से है। तदनुसार मांग की लोच विभिन्न निर्धारित कारकों में परिवर्तन के प्रति मांग के प्रतिक्रियाशीलता को संदर्भित करती है। ध्यान से समझिएगा, मतलब सिंपल सा ये बोल रहा है कि मांग की लोच बोलने का मतलब क्या है, मांग में कितना चेंज आ रहा है, कितना वो प्रतिक्रिया दिखा रहा है, उसको नापना है। अब ये जो मांग में चेंज आ रहा है, प्रतिक्रिया को नापेंगे, उसका मेन कारण क्या है, उस उससे जो संबंधित कारक है, फैक्टर है, उसमें बदलाव आना। इसी में तीनों कारक आ जाएगा, इनकम, प्राइस ऑफ द गुड और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो इसके वजह से जो प्रतिक्रिया देगा, किसी भी वस्तु का मांग में जो प्रतिक्रिया होगा, उसको नापने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी या मांग की लोच यही मेजर करेगा। क्लियर है ना, प्रतिक्रिया को मेजर करेगा, रिस्पॉन्स को मेजर करेगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का मांग कई कारकों पर निर्भर करती है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें से पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उसका खुद का कीमत। दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, आय। तीसरा रुचि और प्राथमिकताएं, संबंधित वस्तुओं की कीमत। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट मेन जो इलास्टिसिटी हम लोग मेजर करते हैं वो तीन वजह से करते हैं, कि अगर उसका प्राइस चेंज हो रहा है तो कितना डिमांड में चेंज आ रहा है, इनकम चेंज हो रहा है तो डिमांड में कितना चेंज हुआ, और उससे संबंधित वस्तु के प्राइस में जब चेंज आया तो फिर कितना क्वांटिटी डिमांड किसी भी वस्तु का चेंज हुआ। तो ये तीन इलास्टिसिटी हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना।
इनमें से एक या अधिक कारकों में कोई भी परिवर्तन वस्तु की मांग में तदनुरूप परिवर्तन लाता है। यह मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवर्तन के कारण मात्रा की मांग में। तो सिंपल सा एक सारा कहानी है, आप एक बार खुद से पढ़ सकते हैं, सारा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब आपको एक एक्स्ट्रा चीज याद रखना है कि ये जो कंसेप्ट है इलास्टिसिटी का, वो दिया किसके द्वारा गया है? ये दिया गया है मार्शल के द्वारा, ठीक है ना। तो अभी तक कुछ आपको याद रहे ना रहे, दो बातें याद होनी चाहिए। इलास्टिसिटी क्या कर रहा है? इलास्टिसिटी मेजर कर रहा है, क्या मेजर कर रहा है कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, पहला चीज ये। दूसरा चीज, ये जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो उस इलास्टिसिटी का नाम डिसाइड करेगा कि हम प्राइस इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं, या क्रॉस इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट याद होना चाहिए। तीसरा पॉइंट अभी आपको क्या याद होना चाहिए, ये जो कंसेप्ट है इलास्टिसिटी का वो किसके द्वारा दिया गया था? मार्शल के द्वारा, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट याद होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो मैंने पहले जो इससे पहले लाइव क्लास आप लोगों का लिया था, तो मैंने इस फॉर्मूला को डिराइव करके वहां पे आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है ना, कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। सिंपली इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होगा, एक सेकेंड, जो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होगा क्या होगा? अब देखिए सिंपल सा याद रखिएगा, अगर हम लोग इलास्टिसिटी बोल रहे हैं तो ऊपर में हमेशा जिस चीज को मेजर करना है, तो ऊपर में क्या मेजर करते हैं कि किसी भी वस्तु का क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है। तो ऊपर में क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये कुछ नहीं है, ये क्या है? बेसिकली चेंज बोला जाता है इसको मैथ में। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब ये डिपेंड करता है नीचे में क्या आएगा। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो नीचे में क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली प्राइस में बदलाव आने के कारण कितना क्वांटिटी डिमांड में बदलाव आया है, ये इलास्टिसिटी बताएगा, प्राइस इलास्टिसिटी बताएगा। उसी तरह अगर हम आपको बोलेंगे कि आई की लूज का फॉर्मूला क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर चीजें सेम है, ऊपर में क्या मेजर करना है कि किसी भी वस्तु के मांग में कितना परिवर्तन आ रहा है, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बट चेंज क्या होगा? चेंज होगा नीचे वाला कारण। यहाँ पे किस वजह से ये क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है? तो यहाँ पे जो इनकम है कंज्यूमर का, उसमें चेंज आने के कारण चेंज आएगा। क्लियर है ना। उसी तरह अगर हम आपको बोले क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड मेजर करना है, तो आप बोलिएगा सर चीजें सेम है, मेजर क्या करनी है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बट नीचे में कारण क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड। मतलब उससे जो संबंधित वस्तु है उसका मूल्य में परिवर्तन आने के कारण क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिखना क्या है? बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको फिर परेशान नहीं होना है। एक काम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? निगेटिव साइन दिया हुआ है। निगेटिव साइन क्यों दिया गया है? तो मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया था कि ये निगेटिव साइन बताता है कि भैया जो ऊपर में है, ऊपर में क्या है? क्वांटिटी डिमांड, वस्तु का डिमांड, और जो नीचे में है, नीचे में उसका कारण है। कारण क्या है? चेंज इन प्राइस। तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होता है ये उल्टा होता है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। आई वाला में सोचिए, आई वाले में रिश्ता माइनस का नहीं होता है, उल्टा का नहीं होता है। अगर किसी भी कंज्यूमर का आय बढ़ता है तो वो ज्यादा डिमांड करता है, तो वहां पे माइनस साइन नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है माइनस
उसके बाद क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर अ गुड, ये क्या है, बाय बट्टा बट्टा परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड। इसको हम लोग सिंपल करेंगे, मैंने आपको लाइव क्लास में करके भी दिखाया था। इसको आप जैसे ही सिंपल करिएगा तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए, ये फॉर्मूला आ जाएगा बेसिकली ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए, माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी वन बाई क्यू वन। अब फिर मैंने आपको क्या बोला था, फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो डेल्टा दिख रहा है ना, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डी बाई डी। तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी पी इंटू पी वन बाई क्यू वन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर मैंने आपको इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला, और ये सारी चीजों के लिए मैं एक और क्लास लूंगा जहां पे मैं आपको इन तीनों फॉर्मूला को यूज करके फिर से बता के और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जहां पे हम लोग फिर से इलास्टिसिटी को निकालेंगे। तो आप चीजों को जितनी बार सुनिएगा माइंड में आना ही आना है, पहली बार में हार्ड लगेगा, फिर उसको एक दो बार करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। तो इसको, इससे रिलेटेड एक और क्लास आपको देखने को मिलेगा जहां पे हम लोग टोटली सीखेंगे डिफरेंशिएशन करना और वहां से फिर इलास्टिसिटी निकालना। क्लियर है ना? तो ये एक फॉर्मूला है, तो देखिए यहाँ पे सेम ये फॉर्मूला लिख दिया गया है। अब यहाँ पे dp बाई dq लिखा है, तो इसका परेशान नहीं होना, dp बाई dq बोलने का मतलब डेल्टा q बाई डेल्टा p। और डेल्टा मतलब क्या होता है, अगर हम लोग डेल्टा q लिख रहे हैं मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब q2 माइनस q1। अगर हम लोग डेल्टा p लिख रहे हैं मतलब p2 माइनस p1, चेंज इन प्राइस। क्लियर है ना? तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो निगेटिव साइन है वो क्यों लगाया गया है, तो वो क्वालिटेटिव रिलेशन बता रहा है, उसका मात्रा से कोई ये नहीं है, वो क्या है, तुलनात्मक मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशन बता रहा है कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांड है उन दोनों के बीच में उल्टा रिश्ता है। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा मजेदार चीज है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझिए, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक नोटबुक को निकाल लेते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी बेसिकली मेजर क्या कर रहा है, वो मेजर कर रहा है रिस्पॉन्स को, जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है उस रिस्पॉन्स को मेजर कर रहा है। तो वो रिस्पॉन्स के आधार पे हम जो इलास्टिसिटी है उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो है टोटल 5 कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग, ठीक है ना। पूर्णतया मतलब परफेक्टली इलास्टिक। अब इसका एक अपोजिट वाला भाई होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है ना, मतलब पूर्णतया बेलोचदार मांग। क्या होता है तुरंत समझेंगे, बट अभी नाम पहले देख लेते हैं। फिर एक होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एक होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और एक होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो आराम से पांचों केस को हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, तो पहला लेते हैं, पहला टाइप ध्यान से समझिएगा, नाम क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड।
अब इसका जो ग्राफ होता है ना, ध्यान से समझिएगा, ग्राफ से सारी चीजों को समझ जाइएगा। इधर हम लोग लिखते हैं प्राइस और इधर हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी डिमांड, और एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखते हैं इलास्टिसिटी जो है वो कितना है, इन्फिनाइट है। मतलब इलास्टिसिटी बोलने का मतलब रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर प्राइस चेंज होगा ना, ये इतना सेंसिटिव है, मतलब नाक पे गुस्सा है, अगर आप उसको कुछ भी बोल रहे तुरंत रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो प्राइस भैया अगर इतना डिसाइड हुआ है कि 10 रुपया प्राइस रहेगा तो 10 रुपया ही रहेगा। अगर 10 से जहां वो कम होगा डिमांड जीरो हो जाएगा। जैसे हमको पता है कुरकुरे का दाम 10 रुपया है और वो दुकान वाला बोल दिया 12 रुपया, तो क्या होगा, हम कोई वहां नहीं जाएगा, सारे लोग कहाँ चले जाएंगे, दूसरे दुकान में चले जाएंगे। तो प्रतिक्रिया क्या हुआ, डिमांड उसका एकदम जीरो हो गया, ठप हो गया। उसी तरह कोई 8 रुपया बोल दिया तो क्या होगा, दूसरा दुकान से सब यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, प्राइस अगर थोड़ा भी चेंज होगा तो मांग जो है वो जीरो हो जाएगा। ये आपका किस मार्केट में डिमांड कब देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है परफेक्ट कंपटीशन में, जहां पे पूरा कंपटीशन है, तो वहां पे आपको डिमांड का वैसा देखने को मिलता है। क्लियर है ना। तो आप नाम से समझिए, पूर्णतया लोचदार, मतलब यहाँ जो इलास्टिसिटी है उसका वैल्यू कितना, इन्फिनाइट, मतलब लोचदार, इतना रिएक्टिव है ना कि प्राइस 10 को छोड़ के कुछ भी हो गया तो वो डिमांड क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप होता है इसका जस्ट अपोजिट। वो क्या है भैया, वो थेथर है, मतलब ढीठ टाइप का प्राणी है। ढीठ टाइप का प्राणी बोलने का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि इधर हम लोग प्राइस ले रहे हैं, इधर क्वांटिटी डिमांड ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा कर्व आता है और इलास्टिसिटी कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है ना कि प्राइस कुछ भी है, 10 रुपया, 5 रुपया, 15 रुपया, तो प्राइस कुछ भी हो रहा है ना, क्वांटिटी डिमांड इतना ही हो रहा है, 10 यूनिट ही हो रहा है। प्राइस 10 रुपया तो भी क्वांटिटी डिमांड 10। यहाँ पे प्राइस 10 से एक्चुअली यहाँ पे 10 हम लोग कर देते हैं और यहाँ पे 5 कर देते हैं। तो प्राइस 10 रुपया था तो भी क्वांटिटी डिमांड 10। प्राइस कम हो गया, 10 से 5 हो गया तो भी क्वांटिटी डिमांड 10। प्राइस बढ़ गया, 10 से 15 हो गया तो भी क्वांटिटी डिमांड 10। मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिखा रहा है। इलास्टिसिटी कितना है, लोच का वैल्यू कितना है, जीरो, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दिखा रहा है। प्राइस में बदलाव आ रहा है बट ये क्या है, ढीठ है, मतलब इतना का इतना ही क्वांटिटी डिमांड होगा। क्लियर है ना। तो ये जनरली कहां पे होता है, ये दोनों हाइपोथेटिकल है, मतलब कल्पना वाला सिचुएशन है जो कि एक्चुअल में कम देखने को मिलता है या ना के बराबर देखने को मिलता है। क्लियर है ना। जैसे हम आपको बताया परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कब वैसा होता है, लेकिन क्या परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, नहीं, उससे रिलेटेड मिलता है कोई मार्केट जहां पे कुछ फीचर होता है परफेक्ट कंपटीशन का, लेकिन पूरा का पूरा फीचर रहेगा ये नहीं होता है। क्लियर है। तो आपको याद रखना है पहला टाइप क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। वो क्या है कि अगर उस प्राइस को छोड़ के कुछ भी प्राइस होगा तो डिमांड जीरो के बराबर। दूसरा क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतया बेलोचदार मान। यहाँ पे क्या, प्राइस में कोई भी चेंज आए, क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब यहाँ लचीलापन क्या है, जीरो है, कुछ नहीं है, मतलब लोच का वैल्यू कितना है, जीरो है। अब इसके बीच में तीन वैल्यू लाई करता है। एक वैल्यू होता है यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है ना, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या है, ध्यान से चीजों को समझिएगा। अब यूनिटरी इलास्टिक में ध्यान से समझिएगा, हम बताए थे इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम बोल रहे हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक बोलने का मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 1 के बराबर। अगर 1 के बराबर है मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका मूल्य, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया।
अब थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये डिनोमिनेटर में इधर है, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, इधर भागा में इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब 1 इंटू एनीथिंग क्या हो जाता है, सेम रहता है, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब इस पॉइंट को आपको समझना है, यहाँ पे क्या है कि भैया तुम जैसा करोगे हम वैसा ही करेंगे और उतना ही करेंगे, मतलब जितना परसेंटेज से प्राइस में चेंज आएगा उतना ही परसेंटेज क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। क्लियर है ना। अब एक तरह से सिंपल भाषा में मतलब जो बदलाव आएगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं सेम होगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, जब आप इसका कहीं कहीं नोट्स पढ़िएगा या हम लोगों के नोट्स में भी लिखा हुआ है कि इलास्टिसिटी डिमांड का जो कर्व होता है ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। थोड़ा सा इस चीज का आप हिंदी में सर्च करिएगा कि इसका नाम क्या है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया और मेरे लिए भी, क्योंकि इसका हिंदी में नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये जो इलास्टिस इस कर्व में भी क्या है कि इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 है। ये कर्व का खासियत क्या है, ये लगेगा अब सटा अब सटा अब सटा, लेकिन सटता नहीं है, ठीक है ना। तो इसका हर पॉइंट पे क्या है, इलास्टिसिटी 1 है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जाम में। तो इलास्टिसिटी जो यूनिटरी इलास्टिक है, एकात्मक है, वो आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी है। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है, मेरा डिमांड कर्व है, तो उसके हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी सेम होता है और वो 1 के बराबर होता है। क्लियर है ना। तो मैंने आपको तीसरा टाइप बताया, उसका नाम क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। मतलब क्या है भैया, जितना रिएक्शन यहाँ पे लचीलापन या फिर जो रिस्पांस दे रहा है वो कितना दे रहा है, जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही सेम रिस्पांस क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। क्लियर है ना। चलिए चौथा टाइप पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग 3 टाइप पढ़े हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। अब देखिए चौथा टाइप है रिलेटिवली इलास्टिक। नाम से क्या लग रहा है, रिलेटिवली क्या है, इलास्टिक है। मतलब क्या हुआ इसका, यहां पे ध्यान से समझिएगा। मतलब ये हुआ ना कि जितना से प्राइस चेंज आएगा ना, जैसे ही वर्ड हम इलास्टिक बोल रहे हैं ना, मतलब कम जिद्दी है, मतलब रिस्पांस देगा। अब हम बोल रहे हैं रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब अगर एक है सेम वाला रिस्पांस दे रहा है, जितना चेंज आया उधर उतना ही चेंज हो रहा है, तो वो यूनिटरी इलास्टिक। हम बोल रहे रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब ईडी का वैल्यू क्या है, मांग की लोच का वैल्यू क्या है, एक से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा आप समझो, इसका मतलब है एक से ज्यादा किसका वैल्यू, परसेंटेज चेंज। ईडी का जो फॉर्मूला है ये हमारा ईडी का वैल्यू है, ठीक है ना। तो ईडी जो है वो एक से ज्यादा है। अब ईडी का दूसरा हम लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये उल्टा है, ठीक है ना। ईडी इज ग्रेटर देन 1, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। अब ध्यान से इसको थोड़ा सा करेक्शन हम लोग करेंगे। तो देखिए ईडी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम बोल रहे हैं कि ईडी का वैल्यू ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। अब 1 से ज्यादा है बोलने का मतलब क्या, नीचे वाला जब छोटा होगा और ऊपर वाला बड़ा होगा तभी तो ज्यादा होगा। आप खुद सोचिए, जैसे हम लिखते हैं 5/2 और हम लिखते हैं 2/5, तो इस केस में हमारा जो आंसर होता है 0 पॉइंट समथिंग होता है, और इस केस में क्या होता है 1 से ज्यादा होता है, 2.5 होता है। तो ईडी ग्रेटर देन 1 है बोलने का मतलब क्या, कि जो ऊपर वाला वैल्यू है वो नीचे वाला से ज्यादा होगा, तभी पूरे का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 से ज्यादा आएगा।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा क्या है, हमारा ऊपर में क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो ये ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा होगा। क्लियर है ना, मतलब यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक है, मतलब बदलाव आएगा, रिस्पॉन्स देगा, कितना रिस्पॉन्स देगा, जितना से प्राइस में बदलाव आया है ना, परसेंटेज प्राइस में बदलाव आया है, उससे ज्यादा क्वांटिटी डिमांड में बदलाव आएगा। अगर दोनों में सेम आता मतलब यूनिटरी इलास्टिक, बट जितना प्राइस में बदलाव आ रहा है उससे ज्यादा क्वांटिटी डिमांड में बदलाव आ रहा है, तब हम बोलते हैं ईडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। क्लियर है ना, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। अब इसका जस्ट एक अपोजिट बाय, इसका अपोजिट बाय कौन सा होगा बताइए, इसका अपोजिट बाय हो जाएगा रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या हो जाएगा बताइए, रिलेटिवली इनइलास्टिक में ईडी का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ठीक है ना, अब फिर से इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ स्टीप बनेगा। अब ये चीज समझिएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा ये बनेगा। अब इसका मतलब क्या है ना, इनइलास्टिक है, मतलब लचीलापन तो है लेकिन कम है। फिर से समझिए, अगर सेम रिस्पांस यूनिटरी इलास्टिक, ज्यादा रिस्पांस मतलब इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, लेकिन प्राइस ज्यादा बदलाव हो रहा है, प्राइस में चेंज ज्यादा हो रहा है, बट क्वांटिटी डिमांड में जो बदलाव हो रहा है उसके कंपैरिजन में कम हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ईडी लेस देन 1। ठीक है ना, अब जल्दी से हम आपको पांचों कर्व को एक साथ बना के थोड़ा सा कुछ चीजों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा लेटा हुआ है ना, मतलब रिस्पॉन्स पूरा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे जो ईडी है उसका वैल्यू क्या है, इनफिनाइट, मतलब भैया ये प्राइस तय हुआ है तो यही लेना है, अगर ये प्राइस को छोड़ के कुछ भी प्राइस होगा तो डिमांड जीरो हो जाएगा। तो अगर लेटा हुआ है, पूरा लेटा हुआ है, ठीक है ना, मतलब परफेक्टली इलास्टिक। अब देखिए ये थोड़ा सा इधर मूव किया, ठीक है ना, थोड़ा सा मूव किया, मतलब ईडी ग्रेटर देन 1, मतलब क्या है, अभी जो है रिस्पॉन्स ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड में जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा है, किससे, प्राइस से। अब थोड़ा और किसके तरफ जा रहा है, इसके तरफ आ रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा और ये मूव किया। अब देखिए ईडी का वैल्यू क्या हुआ, 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिस्पॉन्स देगा क्वांटिटी डिमांड में, जो बदलाव आएगा वो प्राइस में जितना बदलाव आ रहा है उसके बराबर है। फिर थोड़ा सा और ये मूव किया, अब क्या हुआ, थोड़ा और स्टीप हो गया, मतलब क्या है कि ईडी लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, रिस्पॉन्स कम देगा, क्वांटिटी डिमांड में जो रिस्पॉन्स आएगा वो कम आएगा, और प्राइस में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, ज्यादा आएगा। प्राइस में बदलाव ज्यादा आएगा और रिस्पॉन्स उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है वो क्या होगा, कम आएगा। फिर थोड़ा सा और मूव करेगा, अब एकदम क्या हुआ, लंबू जैसा यहाँ पे बैठ गया, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है हम बदलाव नहीं करेंगे, मतलब आप प्राइस कुछ भी रख लीजिए, रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है, मतलब क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब आप बोलेंगे ये ग्राफ आप क्यों बनाए, तो ये ग्राफ हम आपको ये समझाने के लिए बनाए हैं कि जितना ज्यादा फ्लैट होगा, चपटा होगा, फ्लैट मतलब इसके पास होगा, उतना ज्यादा वो इलास्टिक होगा। अब फ्लैट का दूसरा अपोजिट भाई क्या होता है, स्टीप, मतलब लंबू जैसा होगा, ठीक है ना, मतलब ऐसा होगा, तो उतना ज्यादा इनइलास्टिक होगा, बेलोचदार होगा। ठीक है ना, अगर पूरा फ्लैट है तो परफेक्टली इलास्टिक, थोड़ा कम फ्लैट है तो रिलेटिवली इलास्टिक, और कम हो गया मतलब सेम रिस्पॉन्स दे रहा है तो यूनिटरी इलास्टिक। अब हम देख रहे रिस्पॉन्स कम हो जा रहा है, प्राइस ज्यादा हो जा रहा है, तो हम बोल रहे रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्लियर है ना,
फिर हम बोल रहे हैं अगर पूरा रिस्पॉन्स 0 तो परफेक्टली इनइलास्टिक। क्लियर है ना? तो ये 5 बेसिकली टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। और ये सारा हम लोग ऑब्जर्व कब किए हैं, कौन सा मेथड से किए हैं? सिर्फ एक मेथड से, जिसका नाम है परसेंटेज मेथड। मतलब लोच को निकालना सीखे वो परसेंटेज मेथड से। और लोच को निकालने का सिर्फ एक मेथड नहीं है, बहुत सारा मेथड। क्लियर है ना? तो ये पहला मेथड है जिसका नाम क्या था? परसेंटेज मेथड। अब दूसरा मेथड पे आते हैं हम लोग। देखिए दूसरा हमारा जो मेथड है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे, ठीक है ना? अगर कोई भी डाउट हुआ देन वहां पे कमेंट करके पूछिएगा, और ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ जाओगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो हम लोग टाइम ज्यादा लैप्स नहीं करते हैं। देखिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये भी यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक है ना? तो यूनिटरी इलास्टिक में मेरा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, मेरा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है ऐसा, और मेरा कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना? वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हो सकता है। ये देखिए ये मजेदार चीज है। क्लियर है ना? तो अब आप सोचिए, आपको हम दो कर्व दे दिए हैं। अब आपको हम दो कर्व दे दिए, एक कर्व का नाम है डीडी डिमांड कर्व, और दूसरा कर्व का नाम है डी वन डिमांड कर्व। हम आपको बोले बाबू देख के डायग्राम से बताओ कि किसका इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो अभी हम आपको समझाएं कि जो हॉरिजॉन्टल वाला का जितना नजदीक होगा, ठीक है ना, उसका इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। मतलब जो ज्यादा फ्लैट होगा उसका इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। तो इसको आसान है ना हॉरिजॉन्टल करना, फ्लैट करना, इस तरीके से करना। तो ये हमारा ज्यादा इलास्टिक है, फ्लैटर कर्व मतलब ज्यादा इलास्टिक, मोर इलास्टिक। और ये जितना ज्यादा दूर है, मतलब डी वन वाला दूर है, उसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा मेहनत रहेगा, तो वो क्या है? इनइलास्टिक है। क्लियर है ना? तो इसको हम बोलते हैं स्टीपर कर्व। तो जो जितना ज्यादा स्टीपर है वो उतना इनइलास्टिक। कहीं कॉपी में लिख लीजिए, ज्यादा स्टीपर ज्यादा इनइलास्टिक, ज्यादा फ्लैटर तो क्या होगा? ज्यादा इलास्टिक। ठीक है ना? ये तीनों चीजों को लिख लेना है, अच्छे से लिखना है कि ज्यादा फ्लैटर, फ्लैटर मतलब क्या हो गया? इलास्टिक ज्यादा, मतलब रिस्पॉन्स ज्यादा देगा। और सेम इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? कि इन इलास्टिक कम होगा, ये चीज। और अगर कोई कर्व स्टीपर है तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? वो इन इलास्टिक ज्यादा होगा। और अगर इन इलास्टिक ज्यादा है तो इसका खुद इसका मीनिंग दूसरा क्या है? कि वो इलास्टिसिटी वहां पे क्या होगा? कम होगा। सिंपल सा चीज है, ठीक है ना? तो आई होप ये कर्व आपको समझ में आया होगा। और दूसरा चीज है कि भैया आप क्वांटिटी डिमांड वाला चेंज देख लो कि किसमें कितना चेंज आ रहा है, फिर उस अकॉर्डिंग। लेकिन हमको ये अच्छा लगता है कि आपको खुद सोचना है कौन कैसा है। क्लियर है ना? जैसे दोनों पे एक पॉइंट लेके भी आप कर सकते हो, बट ये चीज ज्यादा आसान है कि कौन हॉरिजॉन्टल वाले से ज्यादा नजदीक है, वो ज्यादा फ्लैट है, वो ज्यादा इलास्टिक है। दो जो दूर है वो ज्यादा इन इलास्टिक है, वो स्टीपर है। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब आता है दूसरा मेथड। देखिए इलास्टिसिटी को हमने अभी निकालना सीखा पहले मेथड से। क्लियर है? अब दूसरा मेथड जो है उसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब हम लोग खर्च को देख के बताएंगे कि इलास्टिसिटी का रिस्पॉन्स कैसा है, इलास्टिसिटी का वैल्यू कैसा है। क्लियर है ना? लेकिन इसमें एक खामी है। खामी क्या है ना, कि इसमें आप सिर्फ 3 केस बता सकते हो। कि आप बोलोगे भैया सेंसिटिव है, मतलब रिस्पॉन्स ग्रेटर देन 1 है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, या इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, और या फिर इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। इसका सबसे बड़ा खामी ये है। क्लियर है ना? कि आप इसमें सिर्फ यही चीज 3 केस बता सकते हो, बाकी और नहीं बता सकते हो। कि कितना है वो भी नहीं बता सकते। हम सिर्फ ये कुल मिला के बोलेंगे हाँ, जैसे एग्जाम में कम नंबर आए बोलते हैं हाँ कैसा गया, ठीक गया। भाई ठीक में भी तो होता है कि इतना नंबर आ जाएगा, पास हो जाएंगे। तो वो नंबर, वो वैल्यू नहीं बता रहा, वो सिर्फ बता रहा है ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, या इक्वल टू 1। ठीक है ना?
तो देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है बेसिकली प्राइस, मूल्य में जो बदलाव आ रहा है और जो टोटल एक्सपेंडिचर में बदलाव आ रहा है, सिर्फ इसको देखना है। अगर ये दोनों के बीच में उल्टा रिश्ता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे प्राइस में क्या हुआ है, प्राइस घटा है या बढ़ा है, पहले प्राइस था 5, अब प्राइस क्या हुआ है, घट गया है, 4 हो गया है। अब हम देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब भैया पहले हम कितना खर्चा कर रहे थे, तो 5 रुपया था तो हम 100 यूनिट खरीद रहे थे, 500 रुपया खर्चा कर रहे थे। अब प्राइस घट के 4 रुपया हो गया और 140 मतलब खरीद रहे हैं, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 560। अब ध्यान से देखिएगा ये क्या हो रहा है, पहले कम था और ये अभी ज्यादा है, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में अगर ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा, या फिर ये बढ़ा और ये घटा, मतलब उल्टा रिश्ता है, उल्टा वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू क्या है, उल्टा है। ये वाला तो कम हो गया लेकिन हमारा इधर वाला क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में हम बोलते हैं कि वो जो है क्या है, ग्रेटर देन है, इलास्टिसिटी वहां पे क्या है, ग्रेटर देन है। मतलब भैया रिएक्शन दिखा रहा है, ध्यान से समझिए, सिंपल सा बात है, रिएक्शन दिखा रहा है, रिस्पॉन्स दिखा रहा है, क्लियर है ना। जैसे ही प्राइस कम हुआ ना तो रिस्पॉन्स दिखाया, अगर ये घट जाता मतलब क्या है, लोग और छोड़ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, प्राइस कम हुआ और ये भी कम हो जाए, खर्चा लोग कम करे, मतलब मजा नहीं है, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1, क्लियर है। तो अगर प्राइस में जो बदलाव आया है और जो टोटल एक्सपेंडिचर में मेरा जो बदलाव आया है, टोटल एक्सपेंडिचर बोलने का मतलब क्या, मूल्य और जितना हम लोग खरीद रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, टोटल खर्चा आ जाता है। तो इन दोनों में अगर अपोजिट है, रिलेशन है, अपोजिट वैल्यू दिखने को मिल रहा है, तो मतलब इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1, क्लियर है। अब इसी का दूसरा उल्टा भाई, उल्टा भाई में क्या होगा देखिए, प्राइस क्या हुआ, 5 से 4 हुआ और सेम यहां भी क्या हो रहा है, घट जा रहा है, 500 से 480 हो जा रहा है, मजा नहीं आया, मतलब वो रिस्पॉन्स एकदम तगड़ा वाला नहीं दिखाया। तो ऐसे में हम बोलते हैं यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है, क्लियर है ना। तो इस केस में आप दो ही चीज समझिए, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 बोलने का मतलब क्या, दोनों में जो चेंज आ रहा है, किसमें, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में, वो क्या है, उल्टा है। और अगर हम बोल रहे हैं लेस देन 1 मतलब दोनों में सेम है, यहाँ प्राइस घटा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। अब तीसरा माइंड में आपके खुद आना चाहिए, तीसरा क्या होगा बताइए, जहां पे सेम रिस्पॉन्स हो, पहले भी खर्चा 500 कर रहे थे, प्राइस में बदलाव आया तो भी हम खर्चा कितना कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो इलास्टिसिटी का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से ये आपका एक डायग्राम देखने को मिलता है, और ये डायग्राम क्या है देखिए, ये ज्यादा है, ठीक है ना, फ्लैट टाइप का है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ये वाला लेस इक्वल टू 1 और ये वाला लेस देन 1। तो टोटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि दोनों के बीच में कैसा संबंध है, और वहां से हम लोग बताएंगे। और इसका खामी क्या है कि यहाँ पे सिर्फ हम 3 केस बता सकते हैं कि इलास्टिसिटी ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1, क्लियर है ना। तो अब यहां तक 2 मेथड हम लोगों ने सीखा है। पहला मेथड जो है वो क्या है, प्रतिशत मेथड, दूसरा मेथड जो है वो क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अब दो बहुत ही खतरनाक और दो बहुत ही प्यारा मेथड, मतलब आप उसको पढ़िएगा तो मजा आएगा, ठीक है ना। वो हम दोनों का बच रहा है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, उसके लिए हम एक अलग क्लास कर देते हैं ताकि क्लास ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है ना। वो भी आपको रिकॉर्डेड बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो तब तक अपना ध्यान रखिए और सारे क्लासेस को देखिए, बेसिकली इलास्टिसिटी से रिलेटेड सारे क्लासेस को आप एक बार देखिए और मेहनत करिए उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं है तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए, हम लोग अगले क्लास में फिर इस चीज को कैरी करेंगे।